हेलो फ्रेंड्स, माय नेम अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर की बात की जाए तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे अरे के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है टाइप्स ऑफ अरे। रिमेंबर, अब यहां पर अभी तक की बात की है तो अभी तक मैंने आपको अरे के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है लास्ट 2 to 3 वीडियोस के अंदर। डन। बट अरे की बात करें तो अरे अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है जिसमें मैंने अभी तक शायद 20 to 25% कंटेंट को ही डिस्कस किया है। रिमेनिंग 70 to 75% कंटेंट अभी आना बाकी है। डन। तो अगर आप इस टॉपिक को प्रॉपर्ली पूरा कवर करोगे तो आपको अरे के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में चीजें पता लगेंगी। डन। और जो कि जब आप डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट पढ़ोगे तो वहां पर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में काम करेंगी। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आज का जिसे बोला जाता है टाइप ऑफ अरे, मतलब अरे के प्रकार। तो यहां पर अगर मैं अरे की बात करूं तो नॉर्मली सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो यहां पर ओवरऑल मिला के 2 प्रकार के अरे अवेलेबल हैं। पहला अरे होता है जिसे बोला जाता है स्टैटिक अरे और दूसरा अरे होता है जिसे बोला जाता है डायनेमिक अरे। डन। अब एक चीज ध्यान देना प्लीज, अगर मैं यहां पर वर्ड की बात करूं स्टैटिक अरे, तो स्टैटिक अरे का जो कंसेप्ट होता है वो केवल और केवल सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर मैं हायर लैंग्वेजेस की बात करूं जैसे लाइक जावा, पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट, इन सभी लैंग्वेजेस की बात की जाए तो इन सभी लैंग्वेजेस में जो अरे का कंसेप्ट है वो केवल और केवल डायनेमिक अरे होता है। वहां पर स्टैटिक अरे सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि अगर स्टैटिक अरे की बात की जाए तो स्टैटिक अरे में काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं। हम उन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, बट उन्हीं सारे ड्रॉबैक्स के वजह से जब डेवलपर्स ने हायर लैंग्वेजेस को डेवलप किया, उन्होंने जावा को डेवलप किया, पाइथन को डेवलप किया, तो उन्होंने सीधा बोला कि भाई साहब स्टैटिक अरे तो होना ही नहीं चाहिए। डन। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए डायनेमिक अरे। डन। तो यहां पर स्टैटिक अरे क्या होता है, स्टैटिक अरे का बिहेवियर क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है और साथ ही साथ उसका यूज क्यों नहीं करना चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे। डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। टॉपिक का नाम क्या है? स्टैटिक अरे। अब जैसे मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मान लो कि आपको 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है। तो आपने क्या करा? आपने यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा इंटीजर x ऑफ 5। दैट्स इट। अब क्या होगा? इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात किया तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से आपके पास 5 एलिमेंट के लिए एक मेमोरी क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। डन। तो यहां पर आपके पास क्या हुआ? 5 एलिमेंट के लिए एक मेमोरी बन गई। डन। अब ये चीज तो आपको पता है, बट यहां पर अपन एक और कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। यहां पर अगर आप सभी की बात की जाए तो आप सभी को जब मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, टॉपिक का नाम था आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो मैंने आपको स्टैटिक मेमोरी मतलब स्टैक मेमोरी के बारे में बहुत कुछ बताया था। डन। और साथ ही साथ मैंने हीप मेमोरी के बारे में भी आपको आइडिया दिया था। अब यहां पर वही कंसेप्ट वापस से आएगा, तो ध्यान देना प्लीज। तो मान लो कि आपके पास में 2 मेमोरी एरिया अवेलेबल है। पहला मेमोरी एरिया कौन है? आपका स्टैक। और दूसरा मेमोरी एरिया कौन है? आपका हीप। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो यहां पर आपका 2 मेमोरी एरिया हो गए। पहला मेमोरी एरिया ये रहा, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? स्टैक। और दूसरा मेमोरी एरिया कौन है? आपका हीप। डन। अब यहां पर स्टैक और हीप के बारे में मैंने काफी चीजें बताई थी, तो उन चीजों को एक बार जाके रिवाइज करो। अगर आपको स्टैक और हीप का बिहेवियर क्लियर नहीं है तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये उतना डिटेल में समझ में नहीं आएगा। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर स्टैक मेमोरी की बात की जाए तो स्टैक मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो स्टैक मेमोरी होती है वो एक लिमिटेड मेमोरी होती है, एक छोटी मेमोरी होती है। इसके अलावा अगर हीप मेमोरी की बात की जाए तो हीप एक लार्ज मेमोरी होती है। इसके अलावा भी हीप मेमोरी के बारे में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। डन। अब ध्यान देना प्लीज। तो नॉर्मली जब भी आप कोई अरे डिक्लेयर करते हो तो ये क्या करा आपने? ये आपने एक अरे डिक्लेयर करा। अब यहां पर नॉर्मली जब मैंने आपको अरे टॉपिक के बारे में बताया था तो मैंने आपसे बोला था कि ये जो स्टेटमेंट है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अरे डिक्लेरेशन। डन। अब मैंने आपको एक वर्ड और बोला था कि इसी डिक्लेरेशन को कई बार स्टैटिक अरे डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। डन।
अब पॉइंट को यहां पे समझने की कोशिश करना कि जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा इंटीजर x ऑफ 5, तो इंटरनली एग्जैक्टली क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपने यहां पर एक अरे डिक्लेयर करा, तो इस पर्टिकुलर केस में इस अरे को क्या होगा, टोटल मिलाकर 20 बाइट की मेमोरी मिलेगी। डन। कितने बाइट की भाई साहब, 20 बाइट की। और इस पर्टिकुलर मेमोरी की बात की जाए तो आपको एक बात पता है कि आपके पास टोटल मिला के 2 मेमोरी एरिया है। पहला एरिया कौन सा है आपका, स्टैक, और दूसरा मेमोरी एरिया कौन सा है आपका, हीप। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपने यहां पर स्टेटमेंट लिखा इंटीजर x ऑफ 5, तो इस पर्टिकुलर केस में जो 20 बाइट की मेमोरी बनेगी या जो अरे बनेगा, वो अरे आपके कंप्यूटर के स्टैक मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करेगा। ध्यान रखना, कौन सी मेमोरी में, स्टैक में। जब भी आप कोई अरे बनाओगे, सी लैंग्वेज की बात करो, मैं जावा लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं अभी, ध्यान रखना। तो यहां पर स्टैटिक अरे जब भी आप क्रिएट करोगे तो वो अरे कहां पर मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, स्टैक एरिया में। डन। बट स्टैक एरिया की बात की जाए तो स्टैक एरिया का ड्रॉबैक क्या है कि स्टैक एरिया एक लिमिटेड मेमोरी एरिया होता है, छोटा मेमोरी एरिया होता है। मगर अरे की बात की जाए तो अरे के साथ प्रॉब्लम यह है कि अरे अगर मान लीजिए आपने केवल एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा, इंटीजर x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब आप कोई अरे डिक्लेयर करते हो तो अरे का साइज अभी कितना है, 5 की जगह 10 भी हो सकता है, 10 की जगह 20 भी हो सकता है, 20 की जगह 40 भी हो सकता है, 40 की जगह 1000 भी हो सकता है। तो उस केस में अगर ये अरे स्टैक मेमोरी एरिया में जगह ऑक्यूपाई करेगा तो उसका जो लोड है वो कौन सी मेमोरी पर आएगा, स्टैक मेमोरी पर, क्योंकि स्टैक मेमोरी कैसी मेमोरी है, लिमिटेड। डन। सो अगर मैं स्टैटिक अरे की बात करूं तो स्टैटिक अरे का पहला ड्रॉबैक ही यही है कि जो स्टैटिक अरे होता है वो कहां पर मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, स्टैक मेमोरी एरिया में। और स्टैक मेमोरी एरिया एक छोटा मेमोरी एरिया होता है, एक लिमिटेड मेमोरी एरिया होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, कई लोग बोलेंगे सर अगर मैं 5 एलिमेंट का एक अरे डिक्लेयर भी कर देता हूं कहां पर, स्टैक मेमोरी में, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ना नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखना, आप अभी प्रोग्रामिंग के इनिशियल फेज में हो और जब आप एक बड़े लेवल पे कोडिंग में वर्क करोगे तो उस केस में आपको लार्जर पर्सपेक्टिव में काम करना पड़ेगा। अभी की बात करें तो अभी आपका डेटा केवल इंटीजर है या फ्लोट है या कैरेक्टर है जो 2 बाइट 4 बाइट या 8 बाइट में स्टोर हो जाता है। मगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर में आपके जो डेटा होंगे उनका साइज बहुत 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 ज्यादा बड़ा हो सकता है। सोचो कि यहां पर आपने क्या लिखा, इंटीजर x ऑफ 5, कितने बाइट की मेमोरी बनी, 20 बाइट। तो भैया 20 बाइट की अगर मेमोरी गलती से स्टैक में ले भी ली तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। बट जिन लोगों की बात की जाए जो कंपाइलर डिजाइनर्स हैं, जो क्या करते हैं कंपाइलर्स को डिजाइन करते हैं, उनको पता है कि किसी भी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं एक वर्ड की बात करूं जिसे बोला जाता है डेटा, तो एक चीज ध्यान रखना, डेटा हमेशा कोई 4-4 बाइट का नहीं होगा, जैसे इंटीजर आपका 4 बाइट है। फ्यूचर की बात की जाए तो कई डेटा ऐसे आएंगे जिनका साइज हजारों लाखों बाइट हो सकता है। उस केस में अगर आप डेटा को कहां पर स्टोर करोगे, स्टैक मेमोरी में, तो इट्स नॉट अ बेटर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, क्योंकि स्टैक मेमोरी कैसी मेमोरी है, एक बहुत ज्यादा लिमिटेड मेमोरी। ध्यान रखना। डन। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास में एक डेटा टाइप अवेलेबल है, तो एक डेटा टाइप कौन है आपका, इंटीजर। तो वैसे मान लीजिए आपके पास एक डेटा टाइप अवेलेबल है जिसका नाम क्या है भाई साहब, फलाना। डन। और आपने इसका नाम क्या दिया, फलाना y इक्वल टू 10। तो मान लो कि जैसे इंटीजर 4 बाइट की मेमोरी लेता है, वैसे जो फलाना है वो टोटल मिला के 4000 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जिस तरीके से आपने एक इंटीजर का अरे डिक्लेयर करा, उसी तरीके से आपने क्या करा, एक फलाना का वेरिएबल डिक्लेयर करा। रिमेंबर, अब यहां पर ये जो फलाना वर्ड मैंने यूज किया है, ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया है जिसको बोलते हैं क्लास। तो क्लास हम डिस्कस करेंगे आगे जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताऊंगा। बट अभी आपको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचने की आदत डालना पड़ेगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जो आप सोच रहे हो उतने ही नहीं है, वो उससे काफी ज्यादा डीप है। इट्स जस्ट ए आइसबर्ग। आपको प्रोग्रामिंग का जो लेवल दिखाया जा रहा है कि आपने लूप चलाना सीख लिया या पॉइंटर चलाना सीख लिया बेसिक लेवल पे, उतना नहीं है, उसके अंदर भी बहुत कुछ है। डन। तो थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचना स्टार्ट करो। हमेशा एक वर्ड अपने माइंड में लेके चलो, और वो वर्ड ये है कि जो डेटा होता है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, और इवन इनपुट का साइज भी बड़ा हो सकता है।
आप जब कंपनी में जाओगे तो आपको 2 इंटीजर को ऐड करने का प्रोग्राम नहीं बनाओगे, वहां पर आपको कई लार्जर डेटा पे काम करना पड़ेगा और उनको प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो उस केस में आपको बेटर तरीके से सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे डेटा का साइज बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जाए तो मेरी प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए। और ये सारे पर्सपेक्टिव उसी ट्रैक पे आपको लेके जा रहे हैं। डन। जैसे फलाना की बात करें, फलाना में आपने क्या करा, यहां पर आपने एक अरे डिक्लेयर करा, उस अरे का नाम क्या दिया, वाई, और वाई किस टाइप का वेरिएबल है, फलाना टाइप का। डन। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, यहां पर फलाना का साइज कितना है, 4000 बाइट, और टोटल मिला कितने एलिमेंट के लिए मेमोरी बन रही है, 10 एलिमेंट के लिए। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर केस में इस स्टैक मेमोरी में टोटल मिलाकर 40,000 बाइट की मेमोरी बन जाएगी। और इस 40,000 बाइट की मेमोरी को अगर मैं स्टैक मेमोरी एरिया में क्रिएट करता हूं सो इट्स नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। डन। रीजन आपको पता है कि स्टैक एक बहुत ज्यादा लिमिटेड मेमोरी है। डन। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो जैसे मान लो कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आपने यहां पर स्टेटमेंट लिखा इंटीजर मेन। डन। और इसमें आपने क्या किया, आपने यहां पर एक अरे डिक्लेयर किया। तो आपने यहां पर अरे डिक्लेयर करा कुछ इस तरीके से, इंटीजर x ऑफ 5। बात खत्म। अब आपको पता है कि ये अरे कहां पर मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, स्टैक मेमोरी एरिया के अंदर। डन। बट अब यहां पर एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर आपने कोई स्टैटिक अरे डिक्लेयर किया है, ये कैसा अरे है, ये आपका एक स्टैटिक अरे है। और स्टैटिक अरे की बात की जाए तो स्टैटिक अरे को जो मेमोरी एलोकेट होती है, स्टैटिक अरे को मान लो ये मेमोरी एलोकेट हो गई 1001 से लेके कहां तक, 1020 तक। डन। तो ये जो 20 बाइट की मेमोरी इस x नाम के अरे को एलोकेट हो रही है, ये मेमोरी कंपाइल टाइम पर ही एलोकेट हो जाती है, कंपाइल टाइम पे। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर इस पर्टिकुलर अरे की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर अरे को जो टोटल मिला के 20 बाइट की मेमोरी मिलेगी, उस पर्टिकुलर मेमोरी की बात की जाए तो उस मेमोरी को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्री नहीं कर सकते। ध्यान रखना। मान लो एग्जांपल के लिए आपने अरे बनाया, कितने एलिमेंट का अरे भाई साहब, 5 एलिमेंट का। कितने बाइट की मेमोरी बन गई, 20 बाइट की। अब ये 5 के 50 भी होता है, 50,000 भी होता है। डन। तो थोड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में सोच के काम करना, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हुआ, 5 एलिमेंट के लिए एक मेमोरी बन गई। कितने बाइट की मेमोरी बनी, 20 बाइट की। अब इस प्रोग्राम की बात की जाए तो मान लो ये जो प्रोग्राम है आपका, ये प्रोग्राम 1000 लाइन का प्रोग्राम है। डन। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें, मान लो फॉर एग्जांपल टोटल मिला के प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम यहां पे खत्म हुआ, आपने क्या करा, एक अरे डिक्लेयर करा। कितने एलिमेंट का अरे, 5। अब मान लो प्रोग्राम चला 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 और यहां पर आके मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 लाइन का कोड खत्म हो गया, 500 लाइन का कोड खत्म हो गया। और मान लो कि जो x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल की जरूरत केवल यहां तक पड़ी आपको। डन। मगर ये जो अरे आपने बनाया था इसकी जरूरत आपको आगे नहीं है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको इसकी रिक्वायरमेंट आगे बिल्कुल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे, आप क्या सोचोगे कि भैया इस अरे की अगर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं क्या करूं, उसको फ्री कर दूं। मगर ये अरे कैसा अरे है, ये आपका एक स्टैटिक अरे है। स्टैटिक अरे का बिहेवियर बोलता है कि वो स्टैक मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करेगा और उसको जो मेमोरी मिली है वो मेमोरी तब फ्री होगी या तब रिलीज होगी जब उसका ब्लॉक एंड होगा। ये टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था स्टैक टॉपिक के टाइम पे, जब मैंने आपको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और स्टैक मेमोरी के बारे में बताया था। डन। तो यहां पर अगर मान लो 20 बाइट की मेमोरी आपने बना भी दी और 20 बाइट की मेमोरी का यूज आपको इस लाइन तक है, इसके बाद आपको इस अरे का कोई यूज नहीं है, उसके बावजूद भी आप इस अरे को मिलने वाली मेमोरी को रिलीज नहीं कर सकते, फ्री नहीं कर सकते। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। तो इस अरे को जो मेमोरी मिली है वो मेमोरी कब फ्री होगी, जब इसका ब्लॉक एंड होगा। और यहां पर ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब आप लार्जर पर्सपेक्टिव में काम करोगे तो कई बार आपको ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जब आपको ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उस केस में आपके प्रोग्राम में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए कि आप जब चाहो तब उस अरे के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस डेटा के लिए मेमोरी क्रिएट कर पाओ
और जब चाहो तब आप उस मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर पाओ या फ्री कर पाओ। आपकी बात की जाए, आपके घर में मान लो एक बाहर वाला एक कमरा है, उस कमरे में एक सोफा लगा हुआ है, एक मान लीजिए थोड़ा छोटा बेड लगा हुआ है, दीवान टाइप का, ये सब चीजें लगी हुई है, डन। और आपको मान लो किसी दिन आप अपने घर पे कथा रखवाते हो, तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि आप उस सोफे को हटा के वहां से कहीं और पहुंचा सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, तो आपको क्या मिल गई, एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई। बाद में आपको जरूरत पड़ी तो आपने फिर सोफा ला के रख दिया। मगर अरे में ऐसा नहीं होता, स्टैटिक अरे में ऐसा नहीं होता कि आपने जो एलिमेंट के लिए मेमोरी बनाई है उसको आप फ्री कर दो, डन। तो दैट्स व्हाई स्टैटिक अरे आपके लिए फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप जब चाहो तब मेमोरी बनाओ और जब चाहो तब मेमोरी को डिस्ट्रॉय करो। रिमेंबर, अगर मैं नॉर्मली इंटीजर के अरे की बात करूं तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा अरे है, मगर हमें थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा, डन। तो यहां पर स्टैटिक अरे की दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता कि आप जब चाहो तब मेमोरी को क्रिएट करो, और दूसरा जब चाहो तब मेमोरी को फ्री करो, रिलीज करो, कि अगर मेमोरी फ्री हो गई तो उस मेमोरी का यूज कहीं और किया जा सके। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। रिमेंबर, तो इसे ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई अरे डिक्लेयर किया, सपोज आपने यहां पर क्या किया, एक अरे डिक्लेयर किया, तो ये एक अरे हो गया मान लीजिए, डन। इंटीजर x ऑफ 5, तो 5 एलिमेंट का एक अरे बन गया स्टैक मेमोरी के अंदर। बात करूं, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी अरे की बात करूं तो हम किसी भी अरे के साइज को ना तो श्रिंक कर सकते हैं ना ही ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने एक अरे डिक्लेयर करा, तो ये भाई साहब आपका एक अरे है, कितने एलिमेंट का अरे है, टोटल मिला के 5 एलिमेंट का एक अरे है। बात करूं, अब यहां पर मान लो कि आपने 5 एलिमेंट के लिए एक मेमोरी बना दी, और यहां पर इस 5 एलिमेंट के लिए जो मेमोरी बनेगी वो कब बनेगी भैया, कंपाइल टाइम पे। मतलब आपको पहले से ही बताना पड़ेगा कि आपके अरे का साइज क्या होगा, डन। आप रन टाइम पे ही नहीं बता सकते कि अरे का साइज क्या होगा। अब जैसे मैंने ये वर्ड यूज किया, कौन सा, कि आप रन टाइम पे ये नहीं बता सकते कि स्टैटिक अरे का साइज क्या होगा, तो कई लोगों के माइंड में क्लिक होगा कि सर मैंने ऐसा किया है। तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा, एक कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं VLA, वेरिएबल लेंथ अरे, उसके ऊपर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर अगर मान लो कि आपने क्या करा, एक अरे डिक्लेयर करा और अरे का साइज क्या है, x ऑफ 5, मतलब 5 एलिमेंट के लिए एक अरे बन गया। अब इस अरे की बात की जाए तो नॉर्मली हम इस अरे के साइज को ना तो श्रिंक कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं, और ना ही इसको बड़ा कर सकते हैं। वो जितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करके बैठा है वो उतनी ही मेमोरी को ऑक्यूपाई करके बैठेगा, ध्यान रखना, डन। अब इस केस में क्या हुआ, आपको मेमोरी बन गई। अब मान लो कि आपने मेमोरी तो कितने एलिमेंट के लिए बना ली, 5, मगर एट द रन टाइम मान लो कि केवल और केवल आपके 0 इंडेक्स पर डेटा स्टोर हुआ, और मान लीजिए केवल और केवल 1 इंडेक्स पर आपका डेटा स्टोर हो गया, मतलब मान लीजिए कुछ इस तरीके से। तो यहां पर क्या आ गया आपका 24, यहां पर क्या आ गया आपका 32, बट रिमेनिंग जो टोटल मिला के 3 एलिमेंट के लिए यहां पर जो मेमोरी है वो मेमोरी क्या जा रही है, वेस्टेज जा रही है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको ये लगता है कि मैं टोटल मिला के 2 एलिमेंट की मेमोरी को यूज कर लूं और रिमेनिंग बचे हुए 3 एलिमेंट की जो मेमोरी है, इस मेमोरी को क्या कर दूं भैया, मैं फ्री कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, जितनी मेमोरी आपने बनाई थी शुरुआत में, जो आपने बताई कितने एलिमेंट के लिए, 5, उतनी ही मेमोरी रिजर्व होगी, ना तो उसको बढ़ाया जा सकता है ना ही इसको घटाया जा सकता है, डन। सेम इट इज, मान लो कि आपने अरे कितने का बनाया, 5 एलिमेंट का, आपको यहां पर वैल्यू असाइन करने की जरूरत पड़ गई, मान लीजिए 10, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ये आपका जो अरे है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अरे का साइज आपने पहले से ही बता रखा है कि मेरा अरे कितने एलिमेंट का है, 5 एलिमेंट का, डन। तो उसमें आप 10 वैल्यू कैसे स्टोर कराओगे। तो स्टैटिक अरे का तीसरा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ये है कि जो स्टैटिक अरे होता है उसको ना तो श्रिंक किया जा सकता है ना ही ग्रो किया जा सकता है। पॉइंट को समझना। अब एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने आपसे बोला कि स्टैटिक अरे का ड्रॉबैक ये है कि स्टैटिक अरे को हम ना तो क्या कर सकते हैं, श्रिंक,
और ना ही क्या कर सकते हैं, ग्रो। मतलब ना तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं ना ही उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जितना बड़ा आपने अरे बनाया वो उतना ही बड़ा रहेगा। मगर अगर मैं डायनेमिक अरे की बात करूं तो डायनेमिक अरे में भी ये वाला कंसेप्ट एज इट इज वर्क करेगा। मतलब आप डायनेमिक अरे के साइज को ना तो श्रिंक कर सकते हो ना ही ग्रो कर सकते हो। डन, ये बात ध्यान रखना। बट डायनेमिक अरे की बात की जाए तो डायनेमिक अरे के पास में एक फैसिलिटी होती है कि वो रन टाइम पे मेमोरी अलोकेट करता है, या फिर रन टाइम पे आप उसकी मेमोरी को डी एलोकेट कर सकते हो। तो उसके थ्रू हम डायनेमिक अरे के अंदर एक कंसेप्ट को अचीव कर सकते हैं जिसे बोला जाता है रीसाइजिंग। रिमेंबर, रीसाइजिंग पॉइंट को ध्यान समझना। मैं आपको फिर वही बात बोल रहा हूं जो मैंने कंसेप्ट अभी आपको बोला है। क्या बोला है कि आप अरे के साइज को ना तो श्रिंक कर सकते हो ना ही ग्रो कर सकते हो एट द रन टाइम जब आपका प्रोग्राम चल रहा है। मगर रीसाइजिंग की बात की जाए तो रीसाइजिंग में एग्जैक्टली होता है क्या, मैं केवल आइडिया दे रहा हूं कि आपके पास एक अरे है, कितने एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का, और आपको 10 एलिमेंट स्टोर कराना है। तो आप क्या करोगे, एक नया अरे क्रिएट कर दोगे रन टाइम पर और इधर वाले अरे की वैल्यू उधर कॉपी कर दोगे। रीसाइजिंग को मैं पढ़ाऊंगा आगे। डन। मगर वो चीज केवल और केवल तभी अचीव की जा सकती है जब आप कौन से मेमोरी एलोकेशन का यूज कर रहे हो, DMA, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या फिर डायनेमिक अरे। ध्यान रखना। अगर स्टैटिक अरे की बात करें, स्टैटिक अरे का पहला ड्रॉबैक क्या है? स्टैटिक अरे का पहला ड्रॉबैक ये है कि स्टैटिक अरे कहां पर मेमोरी ऑक्युपाई करता है? स्टैक मेमोरी में। स्टैटिक अरे का दूसरा ड्रॉबैक ये है कि स्टैटिक अरे की बात की जाए तो स्टैटिक अरे को जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंपाइल टाइम पे होता है, और अगर आपको उस अरे की रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ समय के बाद में तो आप उस अरे को मिलने वाली मेमोरी को फ्री नहीं कर सकते। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक अरे के साइज को ना तो श्रिंक किया जाता है ना ही ग्रो किया जा सकता है। मतलब जितने अरे का साइज आपने बना दिया वो साइज उतना ही रहेगा, उसको एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं है। डन। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द स्टैटिक अरे। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।